चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स, नया टॉपिक। और आज का लेक्चर नंबर 1 है और आज कोशिश करेंगे ये टॉपिक यहीं पे खत्म भी हो जाए। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है। वेक्टर के बारे में कई बार हमने सुना भी है, वेक्टर हम जानते भी। वेक्टर क्या होता है, जो अभी तक हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है उसमें एक डेफिनेशन पढ़ते थे कि दोज क्वांटिटी व्हिच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़े उसको डिफाइन करने के लिए वो क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर होती हैं। ठीक, चलो देखिए, तो सबसे पहले वापस से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। व्हाट इज स्केलर? देन दो ही टाइप की क्वांटिटीज पढ़ी है बार बार, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिसमें से मैग्नीट्यूड चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस है ना, सबसे सिंपल सा यही होता है कि डिस्टेंस बता दो, है ना। डिस्टेंस क्या होता है, उसमें सिर्फ सर हमें जैसे बोल दिया, आज मान लेते हैं कि मैं घर से ऑफिस आया कितने 20 किलोमीटर, तो मैंने 20 किलोमीटर ये बताया आपको, सिर्फ एक मैग्नीट्यूड बताया, मैंने ये नहीं बताया मेरा घर किधर है। मैं डायरेक्शन की बात नहीं करी और मैंने ये भी नहीं बताया कि मैं पहला स्टेप किस तरफ लेके चल रहा था, तो डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी कि मुझे सिर्फ क्या पता था कितनी डिस्टेंस कवर करी मैंने। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में डिस्टेंस कितनी हो सकती है, कोई फिक्स वैल्यू हो सकती है? आंसर इज नो, बिकॉज इट इज नॉट डायरेक्शन डिपेंडेंट। तो हो सकता है कि मैं शॉर्टेस्ट पाथ को लेके आऊं, मतलब मैंने स्ट्रेट लाइन ट्रैवल किया, सीधी रेखा में चल के आया तो 20 किलोमीटर था, फिर मेरा मन किया कि यहां से मैं अमेरिका चला जाऊं, है ना, अमेरिका चला गया, अमेरिका से फिर सोचा कि चला जाता हूं अफ्रीका, अफ्रीका चला गया। ठीक है, फिर अफ्रीका से चला गया मैं इंडिया, और इंडिया में ही मेरा घर है और मेरी ऑफिस भी इंडिया में ही है। तो इंडिया से शुरू किया और इंडिया में खत्म किया, लेकिन अलग अलग पॉइंट पर। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ से यूएसए तक की जो डिस्टेंस ये भी मान लेते हैं x किलोमीटर, फिर यहाँ y किलोमीटर, यहाँ से यहाँ z किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस हो जाएगी सर, बहुत सिंपल है, x प्लस वाई प्लस, ये टोटल आपका डिस्टेंस हो गया। क्या डिस्टेंस फिक्स है? नहीं, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। तो दो पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, है ना। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। ये ओबे करता है हमारे जितने भी अलजेब्रा के बेसिक रूल होते हैं उनको फॉलो करता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी सिंपल है। एग्जांपल्स के लिए डिस्टेंस, मास, टाइम, स्पीड, डेंसिटी। वॉल्यूम डेंसिटी क्या होता है, अगर हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट बात करते हैं तो मास यूनिट वॉल्यूम को ही डेंसिटी कहते हैं और डेंसिटी को रो से डिनोट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, दीज आर स्केलर क्वांटिटीज। इलेक्ट्रिक करंट अगर डिफाइन करना है, कहते हैं ना 2 एम्पीयर का करंट चाहिए, या फिर हम कोई भी वायर करने जाते हैं तो उसमें रेटिंग होती है कि 2 एम्पीयर का वायर दे दो, मतलब उसमें ये बता रहे हैं कि मैक्सिमम 2 एम्पीयर का करंट उससे फ्लो करा सकते हैं। अच्छा, इन सबको डिफाइन करते टाइम क्या कभी भी हम लोग को डायरेक्शन की जरूरत पड़ी? आंसर इज नो, दैट इज व्हाई दीज आर स्केलर क्वांटिटी। कभी ऐसा नहीं होता ये बताया 30 डिग्री सेल्सियस है सर आज का तापमान और वो ईस्ट में, ऐसा बोला कभी नहीं ना। हम लोग बोलते हैं 30 डिग्री टेम्परेचर है आज, यही बोलते हैं ना। तो दीज आर स्केलर क्वांटिटीज। आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका वेक्टर क्वांटिटीज। एक ऐसी क्वांटिटी है ना जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें क्या करना हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को डिफाइन करना हो, है ना। जब उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ऐसी क्वांटिटीज क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, है ना। तो अगर मुझे वेलोसिटी डिफाइन करनी है, अगर मैं कहता हूं एक ऑब्जेक्ट ए है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, तो पहले फोर्स डिफाइन करने टाइम मुझे देखो एक एरो बनाना पड़ गया, है ना। मैंने अगर ऐसे बोल दिया कि इसको फोर्स लग रहा है तो आप इमेजिन करते रहोगे किस डायरेक्शन में हो रहा है, नहीं कर पाओगे ना, आपको नहीं पता है। तो मैंने डिफाइन कर दिया, तो अब आपसे पूछूं किस तरह मोशन करेगा तो आप बताओगे तुरंत कि सर, है ना। कैसे बता दिया आपने? फोर्स की डायरेक्शन से ही, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, ठीक है, अपॉन टाइम। ठीक, अच्छा टाइम तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि कभी किसी ने ये नहीं बोला होगा 30 सेकंड ईस्ट में या वेस्ट में, कभी नहीं। हमेशा से टाइम का मतलब होता है सिंपल मैग्नीट्यूड। ठीक है, अच्छा लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन क्या पड़ी है कि अगर दो पॉइंट है ए एंड बी, उनके बीच में शॉर्टेस्ट जो पाथ लेंथ होती है ना, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट या फिर इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, हमेशा ये किस तरफ से स्टार्ट होगा, इनिशियल पॉइंट से, है ना, और कहां खत्म होगा ये, ठीक है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, फाइनल पॉइंट कहां लोकेट करेगा। अगर बी को मैंने यहाँ सी लिख दिया, मैंने कहा कि मुझे सी पे जाना है, अच्छा मैंने कहा कि मैं ए से बी गया, बी से सी गया,
अब मुझे बताओ कि ए और सी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, अभी डेफिनेशन पढ़ी थी, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो व्हाट इज इनिशियल, दिस इज इनिशियल, ये फाइनल पॉइंट 1 हो गया, ये फाइनल पॉइंट 2 हो गया, है ना। तो मैं कहां पर अपने मोशन को एंड करता हूं, सी पर। तो मेरे लिए शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। और अब मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, बदल गया। ठीक है, समझ गए। ए और सी के लिए डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ए और बी के लिए ये होगा, और बी और सी के लिए ये होगा। हर बार देखो एरो का डायरेक्शन बदल रहा है, इसका मतलब है कि हर बार डिस्प्लेसमेंट आपका बदल रहा है जैसे जैसे आपको फाइनल पॉइंट बदलेगा। सिंपल सी बात है। तो दीज आर नथिंग बट वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके लिए वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे बन रहा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर, तो वेलोसिटी भी ठीक। चलिए, अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है किसी भी लाइन से, तो उसके आपको एक एरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इस एरो का सबसे बेस्ट क्राइटेरिया क्या है कि इसका एक हेड होगा जहां पर एरो बना होगा, इसका एक टेल होगा जहां पर डॉट बना होगा, ठीक है। और एक स्ट्रेट लाइन जो होगी उसकी जो लेंथ है, ध्यान रखना इस बात को, बहुत प्यार से बता रहा हूँ, सुनना इसको। इसकी जो ये लेंथ है ना, ये क्या है, ये दिख रहा है बेटा बहुत अच्छे से, ठीक, कोई बात नहीं, फिर भी चेंज कर लेते हैं। चलिए, ये जो लेंथ है, ध्यान दीजिएगा, एरो की जो लेंथ होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ऑफ द वेक्टर, ठीक है। वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो आगे देखिए। तो इसका मतलब क्लियरली है कि कभी भी किसी वेक्टर क्वांटिटी को हमें रिप्रेजेंट करना है तो एक एरो का यूज करना होगा। एरो का एक हेड होगा, एक टेल होगा, उसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, उसके मैग्नीट्यूड के बराबर। जैसे मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है ईस्ट में, तो मैं क्या करूंगा, 2 मीटर की एक लाइन खींचूंगा, उसका एक हेड बनाऊंगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो पेपर पे आपको पता है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किधर होता है, किसी भी प्लेन पेपर नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ, साउथ नीचे की तरफ, और ईस्ट इस तरफ, और राइट साइड ईस्ट होता है, और इधर होता है वेस्ट, मैंने साउथ लिख दिया, ठीक है, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। तो और अगर इसको हमें लेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, किसी भी लेटर को लिखेंगे, जैसे मान लो इसको हमने ए वेक्टर बोला, तो ए लिखेंगे और उसके ऊपर क्या बनाएंगे, एक एरो, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर ये बना हुआ है, देखो ध्यान से, ठीक है। ए के ऊपर एक एरो, एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर दिखाया जाता है, ठीक है। अगर पी क्यू आपका वेक्टर था तो पी क्यू वेक्टर को हम ए वेक्टर में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। किसी भी मैग्नीट्यूड निकालना है अगर ए वेक्टर का, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर एक मॉड लगाएंगे, या फिर हम इस एरो को हटा के सिर्फ उस कैपिटल लेटर को लिख देंगे, तो भी हमें क्या मिल जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी मिल जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है, आसान है, आसान है। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ना है टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। पहला टाइप क्या है, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड अलग हो। जैसे मैंने बोल दिया, पहला अगर मैं बोलता हूं मैं ए टू बी गया, मतलब अ कार इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। कार तो बना दे, है ना, कार बना दे सुंदर सी। कौन सी कार चाहिए, ऑडी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, बनना तो टैक्सी ही है, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, इसमें एक पायलट भी तो होगा, ठीक है। अलॉय व्हील है ये, समझ चलना, ठीक है। ये ऑटो पायलट भी चल रहा है, ठीक है, टेस्ला है में, ठीक है। पॉइंट ए से अब दोबारा नहीं बनाएंगे, पॉइंट बी तक ये जा रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना। अब यहां से डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा तो आप कहोगे सर ए बी के बीच में स्ट्रेट लाइन खींच दो और बी की तरफ एरो बना दो। आपने बोला अ कार इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी टुवर्ड्स ईस्ट,
ईस्ट से क्या बता दिया आपने, डायरेक्शन बता दिया, और ईस्ट है तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन बन सकती है ना, क्योंकि अभी मैंने सिखाया था कि पेपर के ऊपर कभी बनाना है तो कैसे बनाते हैं, है ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर अगर राइट साइड जाओगे तो हमेशा किधर जाओगे, ईस्ट में, ऊपर जाओगे वर्टिकली तो नॉर्थ, नीचे साउथ और इधर वेस्ट, लेफ्ट साइड में। तो अभी मैंने बोला ईस्ट तो मैंने एकदम परफेक्ट बनाया है ना, मैंने बोला 2 मीटर है इसकी डिस्प्लेसमेंट, तो मैं कितना यहाँ मैग्नीट्यूड रखूंगा, है ना, डायरेक्ट एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ईस्ट की तरफ, तो मैं लिखूंगा 2 मीटर इन या फिर टुवर्ड्स ईस्ट, है ना, ऐसे लिख दो 2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब आपको इमेजिन करना है सेम डायग्राम, लेकिन अब मैंने बोला जैसे एंगल कार मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए टू पॉइंट सी, ठीक, ए पॉइंट से सी पॉइंट तक जा रही है, कहां है सी पॉइंट, कहीं आगे लाई करता है, ठीक है, ध्यान से देखना, कोई और कार है वो भी ए से ही स्टार्ट कर रही है लेकिन वो सी तक जा रही है, और सी तक का क्या है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना 3 मीटर्स, ठीक है, यहां से यहां तक का कितना है 3 मीटर्स, ठीक है। अच्छा बताओ दोनों क्या सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना, दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वो सेम होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का अलग अलग है कि नहीं है ना, डिस्प्लेसमेंट 1 इज 2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड डिस्प्लेसमेंट 2 इज 3 मीटर, तो ये मेरा S2 हो गया, S2 का मैं मॉड लगा दूं, वेक्टर लगा के, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 2 एंड दिस इज S1, लेकिन अब मैं वेक्टर में लिखूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया है, नोटेशन भी सिखा रहा हूँ साथ साथ में कैसे लिखा जाता है। वेक्टर क्यों लिखा मैंने, डायरेक्शन थी, यहाँ से वैल्यू थी इसलिए मैंने यहाँ पर मॉड लगा दिया, ठीक है, ये भी सीख गए आप। अच्छा ये देखो तो पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर जिनके बीच का एंगल क्या हो 0 डिग्री हो, एक तो तरीका ये है, तो क्लियरली दिख रहा है सर, अगर एरो बनाओगे तो एक एरो इधर बनेगा और एक उसी के ऊपर दूसरा एरो बन जाएगा, जब दो लाइन ओवरलैप करती है तो एंगल कितना बनता है, ओवरलैप करती है, ये देखो भैया जैसे 90 बन रहा, ये देखो 90 है पूरा, ये 0 बन रहा है ना, ऐसे करने वाले हैं, तो ये जब ऐसे एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहे हैं तो इसकी इसमें ध्यान से देखोगे तो एक ही अगर ये रोड इमेजिन करो तो एक ही रोड से दो गाड़ियां चली गई, दोनों तो एक के ऊपर एक ही है ना एरो, तो क्या बन गया 0 डिग्री, ठीक। दूसरा तरीका, डायरेक्शन जब सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा, पैरेलल, हमेशा पैरेलल, ठीक है, तरीका है, एक दोज वेक्टर व्हिच हैव सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर ऑलवेज 0, इक्वल वेक्टर क्या हो जाएंगे, यहीं से इसी एग्जांपल से मैं कहूं कि अब सीता गीता जा रही है ना, दोनों ने पिंक कलर की सेम कार पे रखी है ना, कपड़े भी सेम पहन रखे, और अब कह रहे हैं कि जाएंगे जहां जाएंगे साथ में जाएंगे, तो यही एक और टेस्ला बनेगी, है ना, अब वो एक के ऊपर एक चढ़ी नहीं, बगल में खड़ी है, समझ के चलना, ऐसा ना हो कि सर एक के ऊपर एक रख दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है, टैक्सी एक बनी थी एक और बन गई, ठीक, यहाँ भी पायलट है, ये भी ऑटो पायलट में, ठीक। अब देखो ये भी ए से जा रही है, कहाँ एंड करेगी, बी पर, ठीक है, और इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अभी वापस से मैं कह सकता हूँ कि S1 वेक्टर इज इक्वल टू S2 वेक्टर, यहाँ मॉड लगा दूं क्या, यस सर, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ S1 is equal to magnitude of S2 and the direction is also same, then only two vectors will be parallel and equal। अरे ये क्या बोल दिया, पैरेलल क्यों बोल दिया, है ना, ऑब्वियसली जो डायरेक्शन सेम है तो वो पैरेलल तो होंगे, मैं ये कह सकता हूँ ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर, और इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, नहीं, क्यों नहीं, इक्वल होने का कंडीशन ही यही है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए मतलब S1 is equal to S2 या फिर कोई भी क्वांटिटी है, फोर्स है तो F1 is equal to F2 होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए तभी इक्वल होंगे, पढ़ो ना, वेक्टर्स व्हिच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, और पैरेलल के लिए क्या चाहिए, पैरेलल को सिर्फ सेम से मतलब है ना, तो ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, ठीक, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, याद रखना इस बात को, वाइस वर्सा कभी भी ट्रू नहीं हो सकता है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन बहुत सिंपल सा है कि पैरेलल वेक्टर्स में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए,
है ना। तो वाइस वर्सा मतलब क्या होता है, इसका उल्टा भी सत्य है, इसका हिंदी में ये वर्जन है। तो इसका मतलब अगर उल्टा करेंगे, उल्टा करने का मतलब है कि सेम डायरेक्शन है तो इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं भैया, गलत है। इस केस को देखो ना, यहाँ मैग्नीट्यूड इक्वल था क्या, नहीं, ठीक है। तो ये कहेंगे कि इक्वल वेक्टर हमेशा पैरेलल वेक्टर होंगे, लेकिन पैरेलल वेक्टर हमेशा इक्वल वेक्टर नहीं होंगे, ठीक है। एंटी पैरेलल, अब स्पीड बढ़ेगी क्योंकि आपको समझ में अच्छे से आएगा। अब क्या है, लड़ाई हो गई सीता गीता की, है ना। अब उन्होंने कहा ए से और इन्होंने कहा बी से चलेंगे और एक के ऊपर एक चढ़ा देंगे, लेकिन वो उनको पता नहीं था वो एक्सप्रेसवे चल रहे हैं। अब थोड़ा पढ़ाई लिखाई कम करी थी ना, तो एक्सप्रेसवे उनको लगा कि हम एक दूसरे चढ़ा देंगे, लेकिन जब वो घुसे रोड पे तो उनको देखा कि अलग अलग लेन हो गए, बीच में डिवाइडर आ गया। अब वो एक दूसरे क्रॉस तो कर रहे हैं, लेकिन एक के ऊपर एक चढ़ा नहीं, क्यों, क्योंकि अलग लेन थी। अब वो डिवाइडर कूद के तो नहीं आ सकते, है ना। तो क्योंकि जब ब्रेक लगाना था तो उन्होंने एक्सीलरेटर दबा दिया, ठीक है, तो इसलिए वो डिवाइडर को भी क्रॉस नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, वो सीख रहे हैं अभी ड्राइविंग, उनके कार पे एल भी लिखा हुआ था, ठीक है। पता है एक और तरीका है, लोग एल का सिंबल लगा लेते हैं गाड़ी पे, उसके बाद तो फिर अगर एक्सीडेंट भी हो गया तो भैया हम तो सीख ही रहे हैं, लर्निंग कहते हैं उसको, वो सिंबल होता है लर्निंग वाला। ऐसा क्यों लग रहा है कि गाड़ी उधर की जगह इधर आ रही है इसको ठीक कर देते हैं। चलो थोड़ी बहुत ड्राइंग भी आनी चाहिए। और जब देख लो इतने अच्छे टीचर आपके पास हैं कि आप देखिए ड्राइंग क्लास भी ले रहे हैं, अभी मान के चलना इधर ही जा रही है इवन से जा रही है। अब इससे ज्यादा करेंगे तो फिजिक्स क्लास बदलनी पड़ेगी। उसकी लाइट देखो, उसकी तरफ से इससे ज्यादा बेटा ड्राइंग हमें से हो नहीं पाएगी, ठीक है, लिमिटेशन है ना, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक। अब डिस्टेंस जो कवर करेंगे वो तो इक्वल करेंगे, ये 2 मीटर ही था ना, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन होगा वेक्टर का वो क्या होगा, अलग अलग। अगर S1 वेक्टर ये बन रहा है, अगर ये S1 वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है तो S2 क्या बनेगा, ऐसे बनेगा ना, ठीक है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जरा वेक्टर बनाते हैं, तो अगर मैं देखूं तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन इसी के ऊपर नहीं बनाऊंगा, नीचे बनाऊंगा। तो आप अगर देखें ध्यान से, अगर दोनों को टेल से, यहाँ से एक चीज सिखा रहा हूँ ध्यान से, कभी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो उनकी टेल को जोड़ दो, दोनों की टेल को जोड़ दो। तो अब इसको जोड़ना है, इसको उठा के यहाँ लगाना पड़ेगा। तो ये मेरा S1 वेक्टर बना हुआ था, ये मेरा S2, तो आप कैसा दिखेगा, एक कॉमन पॉइंट होगा, दोनों की टेल जुड़ जाएगी, ये S2 हो गया और ये समझ गए, एंगल दिख रहा है, 180, ये दोनों क्या हो गए, एंटी, ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर, समझ गए। मैंने कहीं पर भी ये नहीं बोला कि दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होना चाहिए, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। एंटी पैरेलल का मतलब है कि हमेशा दो वेक्टर ऐसे वेक्टर जो कि अपोजिट डायरेक्शन में हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए और उनके बीच का एंगल कितना होगा, 180, ठीक है। नेक्स्ट, नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर। अब मैंने एक ही वेक्टर की बात बोली, इस केस में समझो, ये इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्या करना है ऐसे समझ लो, नेगेटिव देखा ना, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, उल्टा, है ना। जैसे कोई अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी भर रहा हो और आप निराशावादी हो जाइए, है ना। ऐसा कभी कभी लगता है कि उसने फोन नहीं उठाया इसलिए आज तो दुनिया खत्म हो गई, है ना। कुछ लोगों से ऐसा होता है, लड़कों के साथ खासकर से होता है ना शिवांश। तो ऐसा नहीं होता है, जबकि ठीक है रियलिटी ऐसी नहीं है, विपरीत है, उसी हमारी सोच है, निराशावादी, है ना। प्रवचन ज्यादा हो गया, वापस है। नेगेटिव का मतलब सिंपल है कि क्या करो, जिस तरफ जा रहे थे उसका उल्टा, मतलब आप A to B जा रहे हो, अगर नेगेटिव वेक्टर बनाना है तो उसको क्या करो, B to A, बस इतना ही ज्ञान रखो, ठीक है, समझ गए। नेगेटिव वेक्टर मतलब कुछ नहीं करना है, जो वेक्टर की डायरेक्शन है उसको उल्टा कर दो, फ्लिप कर दो। 180 डिग्री बनेगा, बेटा दो वेक्टर चाहिए, ये एक ही वेक्टर, ये तो एक ही वेक्टर है, जो तो उल्टा जा रहा है। हम बस नेगेटिव वेक्टर मतलब
आप जो भी वेक्टर एग्जिस्टिंग है उसका अपोजिट वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए, आपको नेगेटिव वेक्टर मिल जाएगा। यस वही बात है, वही जैसे गियर लगाना था पहला वाला और लग गया छठा, है ना, पूरी गाड़ी आगे जा रही थी उल्टा पीछे चलने लगी। ठीक, तो अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ कानपुर में, जबकि मैं किसी को कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं आपको बस बता रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ। हुआ क्या, यही सेम सिनेरियो हुआ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें भी निगेटिव वेक्टर लग गया। उसमें उनको पहला गियर लगाना था, पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया, ठीक है, और बड़े कॉन्फिडेंटली उन्होंने और सीधे एक्सीलेटर दबा दिया और 4-5 पीछे स्कूटी खड़ी थी सब पे चढ़ गया, और उसके बाद उन्होंने उतारा गजब, उन्होंने पहले लगाया और उतारा, पूरी बोनट निकल गई पीछे की। मतलब अलग लेवल का वो निगेटिव वेक्टर और पॉजिटिव वेक्टर दोनों ने साथ में बनाया। पहले निगेटिव बना लिया तो उसको उल्टा कर दिया उन्होंने, तो वो पॉजिटिव बन गया। ठीक है, तो ऐसा इंडिया में हो सकता है, आपको फिजिक्स हमेशा रोड पे दिखेगी। ठीक है, चलिए, तो वेक्टर्स व्हिच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर टू ईच अदर, एक दूसरे के विपरीत है इसलिए। तो AB एंड BA वेक्टर आर नेगेटिव वेक्टर्स। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड में तो क्या आएगा, AB वेक्टर अगर मॉड लगा दिया विल बी इक्वल टू BA वेक्टर, मॉड लगा दिया, मॉड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव ही रहेगा ना, हाँ ठीक है। अब आ रही हैं धीमे धीमे, मैं यहीं पर हूं, आपने जो तो पढ़ाया मैं सब सुना। चलिए, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो AB वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, वो माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, द डायरेक्शन इज अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, एंड इक्वल टू क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड आर इक्वल, ठीक है। चलिए नोट करिए फटाफट, नहीं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। ये क्या चीज है भाई, वर्ड पढ़ो यार। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग कुछ होता है, ऐसे वेक्टर्स, ऐसे 2 3 4 5 10 12 15 20 वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट, बस इतना ही दिमाग लगाना है, फिगर देख के समझ में आ गया है ना, इसमें और कुछ पढ़ने नहीं, ठीक है। बस इनिशियल पॉइंट से मतलब है, मैंने ना डायरेक्शन बोला ना मैग्नीट्यूड बोला, ध्यान देना इस बात को, उनका सबका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन होना चाहिए, दैट सिंपल, इतना ही पढ़ना है। को इनिशियल में कोलिनियर क्या होते हैं, द वेक्टर लाइंग इन द सेम लाइन आर नोन एज, ठीक है, एक ही लाइन पर चल रही, मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाओ। जैसे ए बी वाला वेक्टर चल रहा था, इक्वल पढ़ा रहा था जब मैं A to B, जब मैं पैरेलल पढ़ाया तो क्या बताया था, एक ही रोड है, A से B गए और B से फिर C चले गए, तो A से C के बीच में 3 मीटर था और 2 मीटर था, एक ही लाइन में चल रहे हैं सब, है ना, तो क्या हो गया, वो कोलिनियर भी थे, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, यहां पर कोलिनियर से एक कंडीशन याद रखना कि वहां पर पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों आते हैं, क्योंकि यहां पर बस ये बोला गया है कि एक ही रास्ते से होकर सबको गुजरना है। अब वो डायरेक्शन डिपेंडेंसी खत्म कर दी। इसका डिफरेंस अगर बाकी सारे वेक्टर से है तो इसका बस ये ध्यान रखना कि एक ही रूट है, एक लाइन खींच दी, ठीक, ये लाइन खींच दी इनफिनिट से इनफिनिट तक, कहां से, माइनस इनफिनिटी से, और हर डायरेक्शन खींच सकते हैं। अब इस लाइन पर जितने भी वेक्टर होंगे सब कोलिनियर होंगे, ठीक है। तो उसका मैग्नीट्यूड, अगर इस लाइन पर कोई लाइन करता है, मान लो इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, ये पॉइंट मैंने ए मार दिया और इस पे बी बोल दिया, ठीक, इस पे कोई सी भी तो होगा, तो AC और AB कोलिनियर नहीं हो गए, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, हाँ, इधर D कर दिया तो AC और BD कोलिनियर है कि नहीं है, है ना, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, बस ध्यान लाइन देखना है, ठीक। देखो यहाँ फिगर बना हुआ पता चला, ठीक है, क्या है ये दोनों पैरेलल है ना, दोनों केस पैरेलल का है, थीटा जीरो देखते ही तुम बोलते हैं हाँ सर पैरेलल है ना, थीटा जीरो था ना, थीटा जीरो कब होता है, जब पैरेलल होते हैं, और जब थीटा आपका 180 तो एंटी पैरेलल, ठीक। ये सारे क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। एंटी पैरेलल मतलब एक चीज कह सकता हूं, ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर कोलिनियर एंड ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर कोलिनियर, हाँ, डिफरेंस है ना, यहां पर एक ही लाइन पे होना चाहिए, वहां पे कंडीशन नहीं है, हाँ, लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए बस, ठीक है। बस ध्यान रखना इसमें सेम लाइन पे होने चाहिए बस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
पैरेलल में एंटी पैरेलल में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, वो कहीं भी हो सकते हैं, एक इधर जा सकता है और एक यहाँ जा सकता है, दोनों के बीच में गैप भी हो सकता है, एक लाइन पर नहीं है, ठीक है, ये एक लाइन पर नहीं है, ठीक, ये केस में एक ही लाइन पे होने चाहिए, समझ गए? कि मैं बार बार पिच कर रहा हूं इसको, तो ये हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए तो तुम वर्टिकल बना सकते हो, तुम बीच में कोई लाइन खींच सकते हो, ऐसे खींच सकते हो, ऐसे कह दो इस लाइन पे जितने वेक्टर बना लो आप, है ना, ऐसे बना लो, तो जरा देखना मैं आपसे पूछूंगा कोलिनियर है कि नहीं है, ठीक है, ठीक। सो ऑल, मैं ये कंक्लूड करूंगा, ऑल कोलिनियर वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, वो पैरेलल भी हो सकते हैं, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, बट ऑल पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर आर नॉट कोलिनियर, मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि पैरेलल वेक्टर एक लाइन पे होंगे ये बात कहना मुश्किल है ना, लेकिन जब कोलिनियर बनाएंगे तो एक लाइन पे चलेगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर है, थीटा 0, तो कह सकते हैं हाँ भाई पैरेलल है एक दूसरे के, ओवरलैपिंग है ना, समझ गए? तो कोलिनियर हो गया। चलो यहां देखो ध्यान से, और जरूरी नहीं है कि दोनों को मिक्स करें, अगर नहीं आ रहा है तो कोई परेशान नहीं, जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पैरेलल समझ लिए हो, एंटी पैरेलल समझ लिए हो, अलग अलग, कोलिनियर अलग से समझ लो, बस ध्यान रखना सेम लाइन पे लाई करनी चाहिए। मैंने यहां से एक वेक्टर बना दिया डी वेक्टर, बताओ सी और डी क्या कोलिनियर है? हैं, खत्म, ठीक है, सीख गए, मतलब लाइन तुमने नोटिस की है ना, ये स्ट्रेट लाइन बना देंगे, सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, सिंपल, सीख गए, खत्म, आगे बढ़े, इससे इस पे ध्यान नहीं देना है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो जाता। कोप्लानर वेक्टर क्या होते हैं भाई? प्लेन कैसे बनेगा? कैसे? ये जो स्क्रीन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, क्या सिखाया था मैंने? कभी भी दो डायरेक्शन अगर पॉसिबल हो किसी भी सरफेस पे तो वो प्लेन है, या किसी भी जगह पर, है ना, दो डायरेक्शन से होनी चाहिए, तीसरी नहीं हो सकती, याद रखना, प्लेन की कंडीशन ये है कि सिर्फ दो डायरेक्शन, दो से ज्यादा नहीं हो सकता, जितनी वॉल्स हैं सब क्या है, देखो ना इस पे, कहीं भी जाओ दो ही डायरेक्शन है, ठीक, और लेकिन इस रूम को देखोगे तो वो 3D हो जाएगा, अगर सरफेस से छत पे जाना है तो 3D, देखो ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक, बहुत अच्छा एग्जांपल ही कैमरा है, ठीक है, मुझे इस कैमरा तक जाना है तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, मैंने बोलते स्टार्टिंग पॉइंट ये है मेरा, ठीक, फर्स्ट डायरेक्शन दिस वन, ठीक, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, फिर टुवर्ड्स द कैमरा सेकंड डायरेक्शन, एंड फ्रॉम द सरफेस टू द हाइट ऑफ द कैमरा थर्ड डायरेक्शन, 1 2 एंड दिस वन 3D, समझ गए? 3D, ठीक, देखो ऐसे बन रहा है, ठीक है, 2D में देखो, कुछ भी कहीं भी, ये पॉइंट लोकेट कर रहा हूं, इस पॉइंट तक पहुंचना है, ठीक है, इस स्क्रीन पे ही चलेंगे हम, स्टार्टिंग पॉइंट यहां से, तो मेरा पहला क्या होगा, पहले मैं क्या करूंगा, यहां से स्टार्ट करूंगा, स्ट्रेट लाइन में जाऊंगा, कहां तक जाऊंगा, इसके जस्ट नीचे जहां इसकी शैडो पड़ रही होगी, है ना, ये पहुंच गया मैं, फिर क्या करूंगा, फिर इसके परपेंडिकुलर शैडो को ट्रेस करते हुए, तो मुझे कितनी डायरेक्शन की जरूरत पड़ी, सिर्फ दो ना, अगर मैं यहां से भी स्टार्ट करता हूं, चलो ठीक है, यहां से स्टार्ट करता हूं, यहां से स्टार्ट करूंगा, ऐसे आऊंगा, फिर हर बार दो, इधर से स्टार्ट करता हूं, यहां से स्टार्ट करूंगा, यहां आऊंगा, फिर ये हर बार देखो दो डायरेक्शन, किसी भी जगह से आओ, दो से ज्यादा कभी लगेगा ही नहीं, कोई भी पॉइंट पकड़ लो आप, कोई पॉइंट आप बताओ, वहां से स्टार्ट करते हैं, कहां से करें, कहीं से, यहां से ये लो, देखो दो डायरेक्शन, ठीक है, हमेशा दो डायरेक्शन लगेगी, ये प्लेन है, ठीक। तो अब बात कर लेते हैं कि सर वेक्टर की बात हो रही थी, तो कोप्लानर वेक्टर क्या होगा, तो पहले मैं कार्टेशियन प्लेन बना लूं, अब मैं कार्टेशियन प्लेन बोलूंगा इसको, ताकि आपको पता रहे इस प्लेन के चार हिस्से हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, चार पॉइंट ले लिए मैंने, पी क्यू आर एस, ये एक्स एक्सिस होगा, ये यहाँ पर ये होगा x प्लस x प्लस y, रिप्रेजेंट करता है, मतलब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है सब क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर माइनस x प्लस y, यहाँ पर सारे पॉइंट क्या हैं, इसको डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, y डैश का मतलब है यहाँ सारे पॉइंट क्या हैं, नेगेटिव, यहाँ क्या जाएगा, प्लस x माइनस x माइनस, समझ गए? अगर इनका ट्रेस करें तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होती है, ओरिजिन कहाँ होता है, 0,0, अगर मुझे यहाँ पहुंचना है, मैं कहूंगा इसमें मेरे पास दो ऑप्शन हैं, कौन कौन से, पहला ऑप्शन तो सर नीचे जाओ और फिर यहाँ चले जाओ, है ना, दो डायरेक्शन देखो,
या फिर इधर जाओ और यहाँ से चले जाओ, दोनों ऑप्शंस हैं, ठीक है, समझ गए? ठीक है, आगे देखिए, अगर क्यू पे जाना है, क्यू पे जाने के लिए भी दो ऑप्शंस हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे क्यू पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो ऑप्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ और यहाँ, सही किया मैंने, ठीक है, और क्या ऑप्शन है मेरे पास, यहाँ से इधर जाए फिर यहाँ से जाए, है ना, गेटिंग? मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, प्लेन पर दो डायरेक्शन ही पॉसिबल है, दैट्स इट, ठीक। ये कोऑर्डिनेट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अब रट सकते हो क्या? अब एक कंसेप्ट बना लेते हैं कि दो कोऑर्डिनेट मतलब दो डायरेक्शन, तीन कोऑर्डिनेट मतलब तीन डायरेक्शन, x, y, z बोल दिया तो 3D पहुंच गए, ठीक है, x, y बोला या फिर y, z बोला या फिर z, x बोल दिया, z, x होता है क्या, x, z होता है, ठीक है, x, z होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए आपके, अच्छा वेक्टर्स पढ़ रहे थे, कहां से कहां चले गए, चलो अब वापस से वेक्टर पे आओ सर, है ना, देखना ध्यान से, अब मैं वेक्टर भी दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, देखो वेक्टर का क्या मतलब है, यहाँ पर दो पॉइंट बना दिए मैंने, ये r हो गया, तो p का एक वेक्टर बनेगा एक, ठीक है, तो ये पॉइंट O होता है, OP और OR, ये दो वेक्टर हैं, क्या बोला था, पढ़ो इसको, वेक्टर्स लोकेटेड इन द, क्या सेम प्लेन में हैं, बताओ, यस सेम प्लेन में हैं, इसलिए दोनों क्या हो गए, को-प्लैनर, ठीक है, अगर किसी दूसरे प्लेन में होगा तो अलग होगा, ठीक है, तो इसमें कोऑर्डिनेट से मत ले लेना, एक प्लेन ऐसे होता है पूरा सरफेस, इसको प्लेन कहते हैं, ठीक, अगर मैं एक ऐसे यहाँ से एक पेपर ले लूँ, ऐसे वर्टिकल लगा दूँ, अलग प्लेन बन जाएगा, ठीक है, दोनों अलग अलग प्लेन हो गए तो दोनों का अलग अलग वेक्टर, समझ गए, सिंपल है, चलो, तो ध्यान रखना, इस केस को पढ़ना है तो बस ये ध्यान रखना, एक प्लेन में वेक्टर है तो वो दोनों कोप्लैनर होंगे ही होंगे, दैट्स इट। नेक्स्ट है कॉन्करेंट वेक्टर, कॉन्करेंट वेक्टर क्या होता है, दोज वेक्टर व्हिच पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड एज, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट से होके गुजर रहे हैं, देखो ध्यान से, ये दोनों एक्चुअल में यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन देखना ध्यान से, एक वेक्टर मैंने ऐसे बना दिया, एक वेक्टर मैंने ऐसे बना दिया और एक वेक्टर मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, जब मैंने इसको पीछे की तरफ ट्रेस किया तो जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक पॉइंट कॉमन पॉइंट मिल गया ना, इसका मतलब है कि अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉन्करेंट। यहां से गलती हो जाती है हम लोग से, ठीक है, कौन सा, को इनिशियल वेक्टर से हम कंफ्यूज होने लगते हैं, को इनिशियल अलग चीज होती है, को इनिशियल में ये जुड़े होते हैं, इनके पास ऑप्शन नहीं है, ये डॉटेड लाइन से हमने क्या किया, ट्रेस किया, हमने ट्रेस किया, ठीक है, ये एक्चुअली मीट कर सकते हैं क्या किसी पॉइंट पे, अगर ये करेंगे तभी तो कहेंगे कॉन्करेंट, ठीक है, उस केस में पहले से ही क्लियर था कि कॉमन पॉइंट पर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये डिफरेंस है। चलो आगे बढ़े, आसान है ना वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर तो इजी है, सब इजी है, हर चीज आगे आएगा, फिर कहोगे सर इसके आगे आने दीजिए, फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। नल और जीरो वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन तो हो लेकिन मैग्नीट्यूड जीरो हो, सिंपल, बस आपको क्या मिल गया, नल वेक्टर, ठीक है, हाँ, जैसे कोई एक पॉइंट, उसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, जीरो, बट डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, किसी भी डायरेक्शन में वो स्टार्ट कर सकते हो, ट्रेस कर सकते हो किसी भी वेक्टर को यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना। और इसका एग्जांपल दिया हुआ है, देखो हमने क्या किया है, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेक्टर को ऐड कर दिया। तुम्हें कैसे पता डायरेक्शन नहीं आएगा, चलो एक सवाल का जवाब दो, जस्ट टेल मी, तुम्हें कैसे पता कि डायरेक्शन नहीं है, मतलब कि कोई है वहां पे जो तार, जैसे अभी जैसे एक जगह से हम मूवमेंट करते हैं तो मतलब लोकोमोशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो हमारा पता चलता है डायरेक्शन में, वो तुम दूसरी जगह कैसे जाती हो, बहुत अच्छा सवाल है ये, चलो अच्छा है, क्यूरियस तो इसमें बहुत अच्छा जवाब है, हम सुनो, दूसरा जगह दूसरा पॉइंट ना पता हो तो हमें पता चलेगा किधर जाना है, तो मैं इस समय यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे पास कितने ऑप्शंस है, कितनी दिशाएं हो सकती है, इनफाइनाइट है ना,
तो मैं वेक्टर हूँ कि स्केलर हूँ? सर आप सर स्केलर है। मैं स्केलर हूँ। सर क्योंकि आपको अगर आप मुझे कोई फाइन पॉइंट दे दो मैं वहां पहुंच जाऊंगा, डायरेक्शन डिपेंडेंट बना दूंगा मैं। तो इसीलिए नल वेक्टर पे जो डायरेक्शन होती है वो आर्बिट्रेरी होती है, वो किसी भी डायरेक्शन में आप उसको एज्यूम कर सकते हो, इसको आप ये प्रूफ नहीं कर सकते वो डायरेक्शन उसके पास नहीं है। दैट इज व्हाई नल वेक्टर स्पेशल केस होता है जिसमें हमें डायरेक्शन एज्यूम करनी पड़ती, ठीक है, बिकॉज देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस। ठीक, जैसे मान लो, सुनो अभी भी खत्म नहीं किया मैंने, ऐसे रट्टाफिकेशन वाला टीचर नहीं है। अब भागते हुए तुम आ रहे कहीं से, ठीक, इधर से वो भागते हुए आ रहा है और दोनों टकरा गए, पूरी एनर्जी खत्म, यहीं रुक गई। डायरेक्शन थी तुम्हारे पास, हाँ थी डायरेक्शन, लेकिन अब मैग्नीट्यूड खत्म हो गया मेरे अंदर, ठीक। या फिर तुम भाग, इसको भी भूल जाओ, दूसरे को भूल जाओ, ठीक, इसको भूल जाओ। ऑब्जर्वर डिसाइड करता है ना कि तुम्हारा मैग्नीट्यूड कितना है। ऑब्जर्वर मतलब जो देख रहा है, अगर कोई वॉच ना करे तो पता ही चले कितना किलोमीटर चले। तुम वो जो होता है स्पीडोमीटर, उसमें देखते हो ना कितना किलोमीटर चले, या घड़ी में देखते हो ना कि आजकल तो स्मार्ट वॉच है, ट्रैक करते रहते हैं, है ना। तो अगर मैं कह रहा हूँ ऑब्जर्वर ने बस तुम्हें पॉइंट ए पर देखा, तुम आ रहे थे इंफिनिटी से, और उसने जब देखा तुम यहीं आके तुम्हारी एनर्जी खत्म हो गई, गाड़ी रुक गई। अब मैं कहूँ कि तुम्हारे डायरेक्शन नहीं, तुम कहोगे नहीं मेरे पास डायरेक्शन थी, मैं उधर से आ रहा हूँ, है ना। मेरे बात समझ गए? जीरो वेक्टर समझ में आ गया? आप वेक्टर लॉ के हिसाब से ऐड जब करते हैं और उस समय दो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर नंबर 1 वेक्टर नंबर 2 ऐड होने पर उनका मैग्नीट्यूड 0 हो गया, लेकिन डायरेक्शन तो है ना, डायरेक्शन तो है, समझ गए? इसीलिए, ठीक, इसीलिए अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, अकॉर्डिंग टू वेक्टर अलजेब्रा दो वेक्टर का एडिशन करोगे तो वेक्टर ही मिलेगा, ठीक है। तो एडिशन किया, मैग्नीट्यूड 0 हो गया, लेकिन डायरेक्शन तो 0 नहीं होगी बिकॉज़ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई? जिसके पास मैग्नीट्यूड के पास ऐसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड 1 हो, हमेशा मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1, और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड 1 क्यों होता है उसका भी एक बेसिक रीजन है, देखो ध्यान से, नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई डायरेक्शन, इसका मेन पर्पस क्या है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। और यूनिट वेक्टर क्या करता है? इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। ए क्या है? वेक्टर है। अगर आपने बोला नहीं मेरा वेक्टर बी है, मेरा वेक्टर सी है, मेरा वेक्टर एफ है, कुछ भी, तो अगर उसमें यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस वेक्टर का जो भी आपका जो भी क्वांटिटी है उसके ऊपर एक टोपी पहना दो। ये सिंबल क्या है? आपका यूनिट वेक्टर ऑफ एफ। यहां पर हमने वेक्टर को ए लिया तो मैंने यहां क्या किया? ए को टोपी पहना, है ना, ठीक है। यूनिट वेक्टर इसका सिंबल होता है, ठीक। यहां देखिए लिखा गया है रीड एज ए कैप, ठीक, या फिर ए हैट या फिर ए कैरेट, ठीक। ये सब इसलिए बता रहे हैं, न्यूमेरिकल में कभी भी डराने के लिए आप सुनते तो हो नहीं ऐसे वर्ड्स, और न्यूमेरिकल देख लेते हो फिर लगता है कि ये पता नहीं क्या है, ठीक है। तो ये ए कैप है, या फिर ए कैप जनरली यूज करते हैं टर्म, ठीक। चलिए, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना है तो एक कोई भी वेक्टर क्वांटिटी उसका यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? अगर मैं कहता हूं वेक्टर ए था तो ए कैप विल बी इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब मैं वेक्टर को डिवाइड करूंगा उसके मैग्नीट्यूड से तो मैग्नीट्यूड कट के 1 हो जाएगा, बचेगा कैसे? डायरेक्शन, ठीक है। इस फॉर्मूले को पढ़ो ध्यान से, तो ऊपर क्या लिखा है? मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड किस साथ है? डायरेक्शन के साथ, और नीचे क्या है? मैग्नीट्यूड, है ना। तो 2 वेक्टर को 2 से डिवाइड करेंगे, बचे क्या? 1 वेक्टर बचेगा ना, तो 2 कट गया, 2 1 2, ठीक। चलो, तो यूनिट वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर हमें ए वेक्टर बनाना है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा इसी फॉर्मूले को, तो क्या बन जाएगा? ए कैप इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो मिल गया ना, 1 और डायरेक्शन के साथ था, मल्टीप्लाई कर दोगे ए का तो ए वेक्टर नहीं बन जाएगा? नहीं बच्चा, नहीं बच्चा, थोड़ा ज्यादा हो गया नहीं। चलो देखो, यूनिट वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन डायरेक्शन उसके पास पूरी ओरिजिनल वाली होती है, जो असली वेक्टर के पास डायरेक्शन थी वही डायरेक्शन उसके पास है। अब मैंने कहा तुम्हारा मैग्नीट्यूड 1 है ना, अगर मैं 1 में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? 2 वेक्टर बन जाएगा ना।
पहले क्या था, मैंने बोला 2 वेक्टर को डिवाइड कर दिया 2 से तो बचा 1। अब मैंने 1 कैप को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो 2 वेक्टर बन गया, क्योंकि अब मैग्नीट्यूड 1 नहीं रहा तो अब कैप नहीं रह सकता है, मैग्नीट्यूड 2 हो गया। और डायरेक्शन कैप क्या रिप्रेजेंट कर, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था ना, तो अब क्या बन जाएगा 2 वेक्टर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, क्योंकि वेक्टर का मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड विद, ठीक। यूनिट वेक्टर क्या था जब मैग्नीट्यूड 1 था, जैसे मैग्नीट्यूड बदल गया अब वो यूनिट वेक्टर नहीं रहा, ठीक। तो यहां पर ध्यान से देखो, इस ए कैप में हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई किया ना, तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करते ही क्या बन जाएगा ओरिजिनल वेक्टर, ठीक है, ठीक है। आ गया, नहीं आया बेटा, चलो इसके लिए मुझे अब थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए, अगर मान लेते हैं एक वेक्टर ए वेक्टर है जिसकी वैल्यू 2 वेक्टर के बराबर है, ठीक है। अब मुझे इसका क्या बनाना है, यूनिट वेक्टर बनाना है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ए कैप विल बी इक्वल टू 2 वेक्टर अपॉन 2, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड डिवाइड होगा तो बचेगा क्या 1, और अब मैं कैप सिंबल बदल जाता है, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड जैसे हट जाएगा तो उससे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैप यूज करते हैं, ठीक है, इसीलिए तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक। अब मैंने क्या किया, वापस से मुझे क्या बनाना है, ए वेक्टर बनाना है ना, ए वेक्टर बनाना है। तो मैं ए वेक्टर कैसे लिखूंगा, मेरे पास डायरेक्शन के लिए क्या है, डायरेक्शन मुझे मिल गई, अब मुझे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, मैंने मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन जाएगा। अब वापस से जैसे मैग्नीट्यूड आएगा, अभी देखो पहले स्विच किया था हमने, क्यों, कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो के साथ, समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, वही सेम चीज लिखी हुई है, ठीक है, बस वेरिएबल के फॉर्म में लिखी है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। A unit vector is used to specify the direction of a vector, ये नोट है, ठीक है, समझ में आ गया सबको, क्या हुआ बेटा, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट होता है बेस वेक्टर, ठीक है। अब बेस वेक्टर इंपॉर्टेंट है, बेस वेक्टर इंपॉर्टेंट क्या है, जो पहला वेक्टर आप अज्यूम करते हो वही बेस वेक्टर हो जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा परेशान होना नहीं है, बहुत सिंपल है, सब कुछ बहुत सिंपल है। बेस वेक्टर इन एन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, क्या है, कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, पता है, नहीं पता है तो हमें बनाना पड़ेगा। कार्टेशियन तो पता ही है, एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। अभी मैंने कैमरा वाला एग्जांपल लिया था, बहुत अच्छा सा है ना। तो अब मान लो, देखो अगर तुम्हें पढ़ा है, मैंने बोल दिया इस तरफ जब मैं जाऊंगा तो x, जब मैं इस तरफ जाऊंगा तो y, और जब मैं तीसरी डायरेक्शन जा रहा हूं वो z हो गई, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, अगर नोटिस करोगे तो हर डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देखो ये लाइन, देखो पहली लाइन इस तरफ बनी, दूसरी लाइन इसी के परपेंडिकुलर, तीसरी लाइन ये वाली जो लाइन थी इसके परपेंडिकुलर, है ना। अगर इस लाइन को उठा के अगर मैं पहली वाली लाइन पे रख दूंगा तब भी मुझे परपेंडिकुलर नहीं दिखेगा। देखो पहली लाइन ऐसे रखी हुई है, देखो ये, देखो ये कौन सी थी, लास्ट वाली ना, कैमरे के पास पहुंचने के लिए, इसको मैंने x एक्सिस पे रख दिया, 90 बन रहा है। अब मैंने इसको घुमा दिया, y एक्सिस बना दिया, देखो 90 बन रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तीनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना। तो इसका मतलब है सर ये जो तीसरी एक्सिस दिख रही है, जो हमें दिख नहीं रही है, उसका कारण क्या है, ये 2D है, और आज जो बता रहे हो 3D है। तो ये देखो अगर ये सब पेन यहाँ रख दोगे आप, तो अब मुझे दिख रही है एक प्लस एक्स, एक प्लस वाई और एक प्लस जेड, और जो नहीं दिख रहा है वो स्क्रीन के अंदर है, पीछे की तरफ है, इस लाइन, इस पेन के पीछे की तरफ इमेजिन करो, जो कि माइनस जेड होगा। समझ गए, समझ गए, यही है। तो अब यहाँ पर मैंने बनाने की कोशिश करी है, ये आपको इमेजिन करना है, ये तीनों एक दूसरे क्या हैं, परपेंडिकुलर। तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव एक्स की तरफ, ध्यान से समझना, अब हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स पढ़ रहे हैं एक तरीके से, एक हेडिंग आएगी, ठीक। अब सुनने में बड़ा कठिन हो गया ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोल दिया, बस नाम बड़ा है दर्शन छोटे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं, नाम बड़ा बड़ा है। जब पॉजिटिव एक्स मतलब सेंटर, ओरिजिन से किधर जाना है, राइट साइड, राइट साइड, ठीक है, मेरा ये राइट ही, ठीक, आपका जो राइट है आप अपना राइट देखो, ठीक है। तो अब मैं आपके राइट पे जाता हूं, तो जब इधर से इधर जाना है तो कौन सी डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस वाली ना, तो इसके लिए क्या कर दिया कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को अलग अलग कर दिया, क्योंकि यूनिट वेक्टर सीख लिया हमने,
ये आसान कर देगा हर चीज को डिफाइन करना। ठीक, जैसे मैंने लिख दिया, देखो ध्यान से, 2 अगर मैंने a कैप लिख दिया तो किसके बराबर होगा पता है? 2 वेक्टर के बराबर। कैसे? अरे अभी तो पढ़ाया, अभी जस्ट पढ़ाया, पीछे देखो, देखो इधर देखो, a क्या है, a वेक्टर क्या है, 2 वेक्टर के बराबर, और 1 यूनिट वेक्टर क्या है, a कैप। तो a कैप इंटू 2 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो a वेक्टर मिल गया। तो मतलब मैग्नीट्यूड को अलग लिख सकते हो, ऐसा एक टेक्निक मिल गई यूनिट वेक्टर के आने से कि मैग्नीट्यूड को अलग लिख सकते हो, डायरेक्शन को पहले हम लिख नहीं पाते थे, ये हमें लिखना है तो हम 2 के ऊपर एक एरो बनाएंगे। अब हमारे पास क्या है भाई, अब हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक, चलो, तो यहां से ही हमने क्या किया, पॉजिटिव एक्स को क्या कर लिया गया, डिफाइन कर दिया गया कि पॉजिटिव एक्स पे जाना है तो आप आई कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मान लो मैं ओरिजिन से 2 यूनिट गया, ठीक है, कितना, 2 यूनिट, ठीक, किसी पॉइंट पर मैं गया जो कि एक्स एक्सिस पे लाई करता था। तो मुझे अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, मैंने इसको बोल दिया ए, ओ ए, क्या बोल दिया, तो मुझे ओ ए वेक्टर लिखना था। मुझे क्या लिखना था, ओ ए वेक्टर। लेकिन मैं नहीं चाहता था कन्वेंशन मेथड की तरह मैं लिखूं, मुझे अलग अलग लिखना था, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को अलग अलग। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 2 और इनटू क्या लिख दूंगा, आई कैप। आई कैप से मुझे क्या मिल गया, डायरेक्शन, और 2 से क्या मिल गया, मैग्नीट्यूड। बन गया क्या, पूरा वेक्टर। गेटिंग? इसी प्रकार से जब 3 अलग अलग एक्सिस पकड़ी तो एक पर y एक्सिस पे क्या कर दिया, j कैप बना दिया, और प्लस z एक्सिस पे प्लस k। अब यही सुनना ध्यान से, जब मैं माइनस x एक्सिस पे गया तो मैंने बोला i तो मेरे पास था, इसी के आगे माइनस लगा दूं तो निगेटिव वैल्यू बन जाएगी सारी की सारी। प्रॉब्लम सॉल्व, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, सबके लिए अलग अलग तो नहीं बनाएंगे। तो पूरे x के लिए i पकड़ लिया, अगर पॉजिटिव x पे हो तो प्लस i और निगेटिव x पे हो तो माइनस i। अब आप बताओ माइनस z पे क्या होगा, माइनस का क्या, अरे आराम से, z एक्सिस के लिए k कैप बनाया तो माइनस z के लिए क्या होगा, माइनस k कैप, सिंपल। और इसी तरीके से माइनस y एक्सिस के लिए माइनस j कैप। ठीक है, समझ गए ना, बस इतना ही समझना था। तो बेस वेक्टर इन x y z कोऑर्डिनेट फ्रेम देयर आर 3 यूनिट वेक्टर i j and k. These are used to indicate x y z direction respectively. These 3 unit vector are mutually perpendicular to each other. मैंने ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, आसान है ना। चलिए नोट करते रहिए साथ में पॉइंटर्स के फॉर्म में। नेक्स्ट होता है पोलर वेक्टर। क्या होता है, पोलर vectors which have initial point or a point of application are called as polar vector। कोई इनिशियल पोलर वेक्टर हो सकते हैं क्या, अगर इंडिविजुअल वेक्टर देखोगे तो हाँ, क्योंकि उनके पास इनिशियल पॉइंट नोन था। ठीक, इसीलिए। ठीक है, जैसे फोर्स क्या आपका पोलर वेक्टर हो सकता है, फोर्स इनिशियल पॉइंट पता होता है, ऑब्वियसली पता होता है ना। कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट फोर्स लगाना है तो हमें पता है कहां से स्टार्ट हो रहा है ना, तो पॉइंट ऑफ एक्शन हमेशा पता है, तो दैट इज पोलर। अच्छा यहाँ तो लिखा हुआ है फिर भी नहीं बता पा रहे। डिस्प्लेसमेंट तो मतलब विख्यात है, हर तरफ सबको पता है, ए और बी है ना, ए से शुरू करेंगे बी पे जाएंगे, अगर नहीं पता है तो फिर कभी बना ही नहीं पाएंगे, है ना। विदाउट फाइनल पॉइंट हम नहीं जान सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक, अगर इनिशियल पॉइंट बता भी दें तो फाइनल पॉइंट के बिना आपको नहीं पता होगा कि आपका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो बहुत जरूरी है, वो तो पोलर वेक्टर होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होता है, ये उसका ऐसा लग रहा था जो हम लोग कहते हैं करंट ऐसे होता है, फिर मैग्नेटिक जो आप बोल रहे हो राइट हैंड थंब रूल, हाँ हाँ है ना। ठीक है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा दूसरे तरीके से पढ़ लेते हैं। वो भी ठीक ही कह रहे हो, थंब आपका एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा मैं ऐसे बोल दूं ना कि जब सर्कुलर मोशन होता है, सेंटर जो होता है, सेंटर से जो लाइन पास हो गया, अगर कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है, अगर मैं देखूं ध्यान से, किसी पॉइंट को लोकेट करूंगा तो एक मुझे प्लेन दिखेगा, है ना, ऐसा एक प्लेन बनेगा, उसी प्लेन के ऊपर सर्कल बनेगा। अच्छा ये भी जो मैंने सर्कल ऐसे बना भी दिया, देखो कौन सा प्लेन है, ये पूरी स्क्रीन का ये प्लेन है, उसी के ऊपर सर्कल बन रहा है ना, इसका जो सेंटर होगा। अब मैं कह दूं कि ऐसी लाइन जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर होके सेंटर से होके गुजर जाए वो एक्सिस होती है। नहीं बचा, बच गया।
ये लाइन, ठीक है। देखो प्लेन के परपेंडिकुलर। इस केस में मैंने ऐसे फ्लैट बनाया सर्कल, तो इसका मतलब है ऐसी एक लाइन बनेगी, है ना, यही एक्सिस होगी। देखो बगल में फिगर बना हुआ है, तो मैं प्लेन को मिटा सकता हूं, अगर आप इजाजत दे तो मैं प्लेन को मिटा लूं, इसकी जरूरत अब आपको नहीं, ठीक है, समझ गए। अब ध्यान देना, इसका जो एरो होगा वो डिपेंड करेगा किस डायरेक्शन में ये है। These vectors are used in rotational motion to define rotational effect. Direction of these vectors are always along the axis of rotation. ध्यान से रखना, एक्सिस रोटेशन मतलब ये इस तरफ मोशन कर रहा है, इस तरीके से, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ही होता है। ऊपर से अगर देख रहे हो तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप ऊपर से देख रहे हैं सर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, आँखें, नैना, है ना। चलिए, तो नैना आपके ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है, घड़ी के विपरीत चल रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। नीचे से देखोगे तो क्लॉकवाइज। ये I1, ये I2, फॉर दिस क्या है, ये एंटी, और फॉर दिस, ठीक है, गुड। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल हम क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर निकालते हैं। तो इन दिस केस आपकी जो कर्व फिंगर्स होंगी वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की तरफ होंगी। आपका थंब ऑटोमेटिकली कहां से पास होगा, एक्सिस से पास होगा, और जिस डायरेक्शन में थंब होगा उस डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सिस का डायरेक्शन होगा, एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन होगा। इन दिस केस आप प्लेस कर रहे हो तो थंब कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये वाला काम, इसका काम खत्म। हम लोग देखेंगे कि एरो का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इन दिस केस योर थंब इज अलोंग द पॉजिटिव, मैं कहता हूं ये y एक्सिस है मेरी, पॉजिटिव y एक्सिस, सो द एरो विल बी अपवर्ड, है ना। तो एक्सियल वेक्टर क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। अगर मैं क्या करूं, मैं इसको, इसका जो एरो है ये चेंज कर देता हूं, देखना आप तुम आंसर बताओगे, ठीक, ठीक है। अब बताओ कैसे रूल का यूज करते हैं। अरे यार ये तो उल्टा जा रहा है, ये तो हमेशा उंगलियां कर्ल जो है हमेशा अलोंग द मोशन होना चाहिए, है ना। तो मोशन के तो अगेंस्ट आ रहा है, इसका मतलब मुझे हाथ को पूरा उल्टा करना पड़ेगा, तभी मेरा कर्ल जो है फॉलो करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन के। तो थंब का कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ कर्ल को पकड़ के चलना है, ऑटोमेटिकली थंब प्लेस हो जाएगा उस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपका एक्सियल वेक्टर होगा। तो ऑटोमेटिकली देखो थंब नीचे आ गया, इसका मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आपका वेक्टर फ्लिप करेगा नीचे की तरफ, है ना। तो आपने रूल भी सीख लिया, ठीक। तो आप देखिए इनफाइनाइटली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डी थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मैं अभी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि अभी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो पूरा सीखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक, ठीक है। चाहे तो थोड़ा बहुत बता सकता हूं, अगर कोई भी सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गए, तो यहाँ जो एंगल ट्रेस करेगा इसे कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये देखिए डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर उसी कहते हैं, डी थीटा के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, फिर एंगुलर वेलोसिटी भी होता है, ये सब क्या है आपके एक्सियल वेक्टर होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब हम लोग सिग्नल में सारे टाइप जितने भी एग्जिस्ट करते हैं सब पढ़ लिए अकॉर्डिंग टू मी। अगर कुछ एक्स्ट्रा हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। लेकिन जितने आगे काम किए वो सारे आपको बता दिए गए। नेक्स्ट होता है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। यहां से हम कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट होता है, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा आपका शुरू हो गया है। मैं आपकी जो नेक्स्ट क्लास है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, अब क्या करना है, हमें वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है। अभी तक हमने पढ़ा टाइप ऑफ वेक्टर के बारे में, अलग टाइप्स ऑफ वेक्टर देख लिए हम लोग ने, ठीक है। अब उन दो वेक्टर को अगर ऐड करना है तो कोई रूल होता है, यस, इसमें अलजेब्रा का रूल नहीं लगते, इसमें वेक्टर के अलग से लॉ होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। सिमिलरली फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स के लिए भी अलग से लॉ हमें यूज करना पड़ता है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, पहले एडिशन पढ़ेंगे फिर बाद में मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो ट्रायंगल लॉ, पहला क्या था, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बहुत सिंपल है, अगर कभी भी दो वेक्टर आपके पास हैं, देखिए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दिख रहा है आपको क्लियरली,
ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान से, ये दोनों ज्वाइंट नहीं है, मतलब मिले हुए नहीं है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, पहले विदाउट चेंजिंग देयर डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन को बिना चेंज किए, अभी मैंने सिखाया था किसी वेक्टर में दो हिस्से होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल। क्या करेंगे, दोनों के टेल को जोड़ देंगे। याद रखना इनकी डायरेक्शन को डिस्टर्ब बिना किए, आप इनकी डायरेक्शन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। अगर मिलाओगे तो देखो इसकी डायरेक्शन अभी भी सेम है, इसकी डायरेक्शन अभी भी सेम है। बाय एडिंग दीस टू वेक्टर वी गेट द एंगल बिटवीन ए एंड बी, जो कि कितना है, थीटा, ठीक। उसके बाद ध्यान देना, फिर से हम क्या करेंगे स्टेप नंबर 2 में, ठीक है। नाउ रीअरेंज दीस टू वेक्टर, इनको फिर से रीअरेंज करना, मतलब फिर से अलग अलग करना है। एंड नाउ ऐड दीस टू वेक्टर, एडिंग सेकंड वेक्टर टेल टू फर्स्ट वेक्टर हेड। क्या कर रहे हैं, दूसरा वाला जो वेक्टर है बी वेक्टर को ए वेक्टर के हेड से जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो हमें पहले कैसा दिखेगा, एक वेक्टर और एक वेक्टर ऐसा दिखेगा, है ना। देन टू गेट द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब इन दोनों का जो एडिशन करने के बाद जो फाइनल वेक्टर बनेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी वो निकालने के लिए क्या करेंगे, टेल ऑफ द बेस वेक्टर और फर्स्ट वेक्टर। क्या बोला, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर को ज्वाइन किससे करेंगे, हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर टू गेट अ रिजल्टेंट। ये आपका क्या बन गया, रिजल्टेंट वेक्टर। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए वेक्टर प्लस के बराबर होगा। अभी मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा, अब इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ठीक। तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसकी वैल्यू होगी अंडर रूट ए स्क्वायर, मतलब फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो डायरेक्शन की बात कोई नहीं करेगा, ठीक है, प्लस बी वेक्टर प्लस 2ab cos of theta, where theta is the angle between a and b। सिंपल है। स्टेप नंबर 1 का एम क्या था, बस इसी थीटा को फाइंड आउट करना ताकि हम इसको यहाँ पर पुट कर सकें, ठीक है। समझ में आ गया, यही होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, समझ गए। इसका डेरिवेशन भी हम चाहें तो कर सकते हैं, ठीक। नोट डाउन करिए साथ साथ में। देखिए नेक्स्ट, अब डेरिवेशन कर लें, इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा वेक्टर ए है, ये तुम्हारा क्या है, वेक्टर बी है, ये तुम्हारा क्या है, रिजल्टेंट है वेक्टर, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ और इसको O लिखता हूँ, इसको A लिखता हूँ, इसको B लिखता हूँ, नेमिंग कर दी मैंने, ठीक, पॉइंट्स की नेमिंग कर दी। इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ टू द पॉइंट, हमने यहाँ पर नेम दे दिया, जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसको D बोल दिया। क्या बोल दिया, D, ठीक है। यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, यहाँ पर एक लाइन आपको ट्रायंगल दिख रहा है BD, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं बी वेक्टर का जो एंगल होगा वो ए वेक्टर से कितना था, थीटा, तो आप लोग कहोगे सर ये तो इस तरीके से था ना, ये थीटा था ना, है ना। तो आपने ये कैसे बोल दिया, मैंने कहा बेटा बहुत सिंपल है, इसी का पैरेलल लाइन बना दी मैंने यहाँ, तो जितना एंगल यहाँ बना था उतना एंगल ही यहाँ बनेगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल। दो पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रांसवर्स रे होती है जब इंटरसेक्ट करती है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब है ये समझ में आ रहा है, ठीक। और यहाँ मैंने एंगल क्या ले लिया, अल्फा, कोई दिक्कत, ठीक। चलो जरा मुझे AD और BD की वैल्यू बताओ। मैं वेट करूंगा, आप मैं वेट करूंगा और आप मुझे AD एंड BD की वैल्यू बताएंगे। बहुत सिंपल है, आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं मैं। कैसे सिखाया था मैंने आपको कंपोनेंट्स रिजॉल्व करना सिखाया था। किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट आप रिजॉल्व कर सकते हैं, वो भी नहीं आता है तो यू ऑलरेडी नो द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। एंड यू आल्सो नो द रिलेशन बिटवीन पाइथागोरस एंड परपेंडिकुलर हाइपोटेनस एंड बेस ऑफ द साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा, ठीक।
आप उनका भी यूज करके ED और BD को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. If this is the angle theta, then this will be the 90-degree angle, and still you can find out easily what is the value of AD. ठीक है, because theta is already known to you. आपको theta already पता है. कैसे पता है? स्टेप नंबर 1 से पता है. ठीक है, जल्दी से करके मुझे बताइए आंसर. ठीक है, मैं कर रहा हूँ, देखिए कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूँ. कभी भी दिमाग में जोर नहीं डालना चाहिए, है ना, क्योंकि दर्द नहीं होना चाहिए, है ना. ठीक है, और ये था आपका ट्रायंगल, मैंने अलग कर लिया. ठीक, ये मेरा बी है ना. मुझे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, मैं वेक्टर वेक्टर नहीं आता. ठीक, थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, थीटा के साथ वाले साइड को बेस कहते हैं, इसको हाइपोटेनस कहते हैं. और ये ऑलरेडी नोन है, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है. इसके वैल्यू में पता है. एक ही चीज तो पता थी, बाकी चीजें तो हमने बनाई है ना. बी वेक्टर पता था, AD और BD नहीं पता है ना. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस साहब ने ये तो बताया था ये सब. sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन दैट इज BD अपॉन B. मैं मैग्नीट्यूड लूंगा, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैं यहाँ पे मॉड लगा दूं क्या? क्योंकि मुझे सिर्फ लेंथ चाहिए ना. हाइपोटेनस क्या होती है? एक लेंथ होती है, उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती. माफ करना. ठीक है, sin theta is equal to BD upon B. Then BD is equal to, very simple, just cross multiply it. You can easily get B sin theta. चलो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई. ठीक है, अब मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? B sin. ठीक, नाउ फाइंड द ED. ED के लिए भी एक बहुत सिंपल सा रूल है. cos of theta is equal to base upon hypotenuse, that is B. ठीक, then ED will be equal to B cos theta. सिंपल, यहाँ लिख सकता हूँ मैं B cos theta. 3 लाइन में डेरिवेशन खत्म हो जाएगा. अब फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ, पूरी लाइन लिख देता हूँ. इन ट्रायंगल ADB, उसके लिए मैंने किया. अब मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ODB. क्या बोला मैंने? ODB. ठीक, तो ODB का ट्रायंगल कैसे दिखेगा? ठीक, this is your D, this is your O, this is your B, and this is your R. है ना? है कि नहीं है? है ना? हमें R ही चाहिए, हमें R से मतलब था ना. माफ करना. देखिए, तो यहाँ पर अगर मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करूं बीच में पार्टीशन को, तो क्या आ जाएगा? मुझे एक पॉइंट मिलेगा. क्या है वो पॉइंट? A. तो मैं OD को लिख सकता हूं, OD इज इक्वल टू OA प्लस AD. लिख सकता हूं. दिस इज योर 90 डिग्री एंगल. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है. मैं फिर से पाइथागोरस लगा सकता हूं, है ना. मैं फिर से चाहूं तो यहाँ पाइथागोरस से लगा सकता हूं. ठीक, तो मैं लिख सकता हूं सर OD इज इक्वल टू OA प्लस AD. एंड OA क्या है आपका? OA की वैल्यू कितनी है? A के बराबर. हाँ, A के बराबर है कि नहीं है? कॉन्फिडेंट नहीं है क्या आप लोग? ठीक, तो यहाँ मॉड लगा दे रहे हैं आपके लिए. चलो, वैसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, कोई बात नहीं, मैग्नीट्यूड लिखना है तो लिख सकते हो. और AD कितना है? AD कितना है? B cos theta. B cos. ठीक है, ये तो मैं OD कर दिया. इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो. ठीक है, मैं इधर लिख सकता हूँ. हाँ, लिख देते हैं, कोई बात नहीं. यहाँ से देखिए, फिर अब मैं निकालना चाहता हूँ BD. BD कितना हो जाएगा? B sin. पाइथागोरस के हिसाब से हाइपोटेनस की वैल्यू अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है ना. तो मैं कह सकता हूँ OB विल बी इक्वल टू अंडर रूट. क्या होगा? यहाँ पे एक लाइन लिख लेना, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. ठीक, OB विल बी इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. इज इट क्लियर?
इज इट क्लियर? ओडी की वैल्यू कितनी थी? a प्लस बी कॉस थीटा। देखते ना ध्यान से, ठीक, ये ऊपर हो गया, ये नीचे अलग कर दिया, ठीक है, कंटिन्यूएशन में, ठीक। तो मैं यहां से लिख सकता हूं OB विच इज इक्वल टू नथिंग बट R, है ना, मैं फॉर्मूला बना रहा हूं फाइनल, विल बी इक्वल टू अंडर रूट OD कितना था इक्वेशन नंबर 1, देखो a प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई जरूरत तो नहीं है, ठीक। तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं इसको और इसको एक साथ लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, देखो इधर फिगर बना था, हम इधर आए नहीं है, चलो यहां से हो जाएगा r वेक्टर विल बी इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। We can take common, b स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, and this is nothing but 1. So the final formula will be this is your formula for addition of two vector by triangle law. Done? चलिए नेक्स्ट देखिए, पैरेललोग्राम लॉ जो होता है, अगर मैं देखूं तो इसमें जो आपका ट्रायंगल लॉ है ना, उसमें एक चीज थी कि हमारा फ्रीडम था कि हम अलग अलग वेक्टर्स को जोड़ सकते हैं ना। इस बार जो आपके दो इनिशियल वेक्टर्स होंगे, ध्यान से समझ के चलना, ये कौन से वेक्टर है चाहिए बताओ, अगर ये जुड़े हुए हैं तो कौन से वेक्टर है, अभी टाइप पढ़ा था, कोलिनियर है, को इनिशियल, दोनों साथ में ना, हो सकता है कंफ्यूजन हो जाता है, कोई बात नहीं। कोलिनियर में क्या होता था, एक ही लाइन पर होने चाहिए, ठीक है, तो अब इनका इनिशियल पॉइंट सेम है, अब इनको अलग नहीं कर सकते, प्रॉब्लम क्या है, तो अब इनको एडिशन करना है, तो वेक्टर लॉ जो हमने पढ़ा था, ट्रायंगल लॉ यहाँ एप्लीकेबल नहीं था, तो इसके लिए नया लॉ बना, कौन सा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके अंदर कुछ भी नहीं करना होता है आपको, सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें पहले से आपको एंगल पता होता है, दोनों वेक्टर के बीच में क्या है, एंगल कितना है, थीटा, वो नोन है, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं। अगर देखेंगे डॉटेड लाइन को अगर साथ में देखें तो हमें एक पैरेललोग्राम दिख रहा है। पैरेललोग्राम क्या होता है बताइए, अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है ना, होती है कि नहीं होती है, होती है। तो जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल यहाँ बनेगा, बाहर की तरफ, एक्सटीरियर एंगल बाहर की तरफ जो होता है, ठीक है। तो जल्दीबाजी में जो है गलत बोलना है। और अच्छा चलो ये बताओ, यहाँ जो एंगल बनेगा क्या ये दोनों इक्वल होंगे, बस अब फंस गई है, नहीं होंगे। अरे लाइंस एंड एंगल कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं क्या ना इन क्लास में, पढ़ा है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो शायद बता जाओगे। अरे बाबा जेड नहीं पढ़ा क्या, ये क्या है, ये लाइन पैरेलल है, L1 and L2 are parallel to, and this is nothing but transverse ray. If this is making some angle here theta, then this will be also equal to, and this is called an alternate interior angle. And there is one more property, corresponding angles. corresponding angle क्या कहता है, अगर ये लाइन को एक्सटेंड करते हैं आगे तरफ, इसको आई खींच दें तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल बराबर है, corresponding angles are parallel and
फॉर पैरेलल लाइंस द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो मतलब अगर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है तो एक्सटीरियर एंगल कितना बनेगा थीटा, देखो ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अरे ये तो हो गया है ना, ठीक। तो ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये सब बेसिक्स है आपके, आपको पढ़ने चाहिए, ठीक। जरूरत तो थी नहीं नोट्स की, है ना। क्यों नहीं थी, बना तो रहे। नहीं ये वाला जो 10th वाला 9th वाला था। चलिए बेटा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो यहाँ पर एक एंगल हमें पता है, इसमें क्लियरली पता है कि दोनों वेक्टर्स को अलग नहीं कर सकते, दोनों के बीच का एंगल हमें पता है, लेकिन हमें एडिशन चाहिए तो रिजल्टेंट चाहिए। तो रिजल्टेंट कहाँ होगा, इनके बीच में लाई करेगा। वो कैसे, देखो चाहे आप इसका ए बी का क्या बना लो, पैरेलल लाइन बना लो, ठीक, पैरेलल वेक्टर बना लो। अब उसको क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ में क्या पढ़ा था कि उस क्या करना है, बेस वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर के टेल को ऐड कर दो, ठीक। तो ये मैंने क्या बना दिया, ये डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, b के बराबर होगा। कितना होगा, b के बराबर, ठीक, जिससे कि इसकी जो लेंथ होगी वो बराबर होगी। इज इट क्लियर। फिर उससे क्या करना, तो कुछ नहीं करना है, फिर आपको जो नया दूसरा वेक्टर है उसके हेड से क्या करना है, बेस के टेल को जोड़ दो, ठीक। तो क्या बन जाएगा, आपको क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट। समझ गए, सिंपल। तो इसकी वैल्यू भी तो सेम ही होगी। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था बताओ, क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें कोई चेंज है नहीं। सिमिलरली ऊपर से भी कर सकते हैं, तो AB का आपने पैरेलल बना लिया, ऊपर क्या बन गया CD। तो अगेन देखो, अब एंगल देखो ध्यान से, अल्फा और बीटा का सिस्टम समझ लो, सिस्टम क्या है, ठीक है। यहां समझो, इसका पैरेलल बनाया था तो रिजल्टेंट ये बन रहा था। एंगल किसके साथ बनेगा, बेस वेक्टर कौन सा था, A। बेस वेक्टर मतलब पहला वेक्टर कौन सा था, A। दैट इज व्हाई फाइनल रिजल्टेंट का एंगल कितना था, अल्फा। जब मैंने क्या किया, इसका पैरेलल बना लिया तो बेस वेक्टर कौन हो गया, B। पहला वेक्टर B हो गया एंड दूसरा वेक्टर ये। रिजल्टेंट अभी भी सेम बनेगा, लेकिन एंगल फाइनल क्या बन जाएगा, अब B से बन रहा है एंगल। दैट इज व्हाई वहां पर बीटा लिखा हुआ है। हमारे पास दो दो अपॉर्चुनिटी है ना, मैं किधर भी जा सकता हूं, ठीक। समझ गए, तो अल्फा बीटा मतलब समझ गए, वो रिजल्टेंट का एंगल है फ्रॉम ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर से देखेंगे तो अल्फा मिलेगा, बी से देखेंगे तो बीटा। इज इट क्लियर, ठीक है, नोट कर लो। चलिए अब मुझे बताइए, अब मैं दोनों में एक साथ पढ़ाऊंगा, एक ही साथ पूछूंगा, ठीक है। जस्ट टेल मी दिस, अगर आपने कुछ सीखा होगा तो मुझे बता दो। tan alpha will be equal to and tan beta will be equal to, यहां मैं लिखूंगा same for triangle law of vector addition, ठीक है। और tan alpha की वैल्यू क्या होगी, अपने बेसिक्स को पकड़ के चलो, आंसर बता जाओगे। बहुत आसान है, बेसिक्स पकड़ के चलने का मतलब पाइथागोरस। तो पाइथागोरस बाबा की जय बोलो, आंसर आ जाएगा। देखो आंसर आ गया। tan का क्या होता है फॉर्मूला, राइट एंगल ट्रायंगल। नहीं दिख रहा तुमको, पीछे कर दे, दिखा देते हैं भाई आपको। चलिए अब दिख रहा है, ये रहा अल्फा, इसके सामने परपेंडिकुलर, इसके साथ बेस। tan अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बस पाइथागोरस बाबा की जय, आंसर आ गया। tan अल्फा क्या हो जाएगा, b sin अपॉन a प्लस। कितने तेज हो, कभी घमंड नहीं किया तुमने अपने ऊपर, अब सब पता है। आपने कभी करने दिया ही नहीं। कितने तेज है आप, ऐसा लगता है कि इतने अच्छे बच्चों को पढ़ा रहे। अब तो जो है कहाँ जाना चाहिए, केदारनाथ, वही बच्चा है। चलिए तो tan बीटा बता इसी बात पे, tan अल्फा तो सेम होगा, वो लिखा भी नीचे, सेम फॉर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मतलब वही यहाँ पे लिख लो, तो ये क्या आ जाएगा। एक्चुअल में अगर बनाना था तो यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर बना लेते, और ये तुम्हारा बन गया है ना। ये क्या बन जाएगा, b cos थीटा, और ये क्या बन जाएगा, b sin थीटा। ये तुम्हारा b, ये इसके लिए लिख दिया। कलर ना दिखे तो चेंज कर देते हैं, कोई बात नहीं। b sin थीटा, और ये हो जाएगा b cos, ठीक है। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, देखो ये ट्रायंगल बन गया पूरा, ठीक।
चलो ठीक है, बना दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। ध्यान से देखना, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, इस पॉइंट को डी बोल देते हैं ना, ठीक। एडी कितना हो गया, ए प्लस बी कॉस थीटा। चलो बीटा के लिए बताओ, बीटा के लिए क्या करना पड़ेगा, अरे यार डी पहले बता दिया, इसको ई बना लेना, कुछ भी बना लो, क्या करना है, समझ में पिछला वाला याद है तो आता है तुम्हें। चलो क्या करना सिखाया था मैंने, एक परपेंडिकुलर बनाना है, फिर डी को एक्सटेंड करना है, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया एफ, ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो कर लोगे। अब ध्यान दीजिएगा, जो आपका कंपोनेंट रिजॉल्व होगा वो यहाँ पर क्या है 90। अब कर लो, आंसर बताओ। सर ए बॉन्ड बी प्लस सर बी, देखिए देखिए सही कर रहे हैं ये, आई थिंक दिख नहीं रहा, इसको ठीक करते हैं। मैं इसको दोबारा से बना रहा हूँ नीचे की तरफ, ठीक है, इसको मैं नीचे बना रहा हूँ, पूरा फिगर नीचे बनाऊंगा, समझ में आ जाएगा, आराम से देखना, इस बार सीख जाओगे, ठीक है। क्या सर a plus b cos theta upon नहीं, गलत है, सर ए अपॉन गलत है, आराम से बी देखोगे, प्लस बी साइन कोई बात नहीं, यहाँ पर ये साइन थीटा होगा और यहाँ पर b प्लस ए कॉस, ठीक है। गलत हो गया ना, अभी ठीक कर देंगे हम, परेशान ना हो, ठीक है। अब देखो, सीखो पहले, यहाँ देखो, पहले उस ट्रायंगल को दोबारा, क्योंकि दिख नहीं रहा है तो यहाँ पर देखो, पहले क्या था मेरे पास ए बी है ना, ये क्या है ए, ठीक, और मेरे पास एक वेक्टर क्या है यहाँ पर बी वेक्टर है, ठीक है, ये पॉइंट डी था, ठीक। इसका हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक क्या बना लिया, पैरेलल बना लिया, ठीक है, पैरेलल बना लिया, ठीक है। तो जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल एक्सटेंड करने पर यहाँ बनेगा, ठीक। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जितना एक्स्ट्रा बनाया सब मिटा दूंगा मैं, ठीक है, ध्यान देते रहना स्टेप वाइज, ठीक, समझ गए। अब यहाँ पर पहले नेमिंग कर लो, नेमिंग कर लो, ऊपर नहीं बनाऊंगा, ठीक, उतना ही बनाऊंगा जितना चाहिए, रिजल्टेंट बन गया, ठीक है। एक एक करके बनाओगे, बना लोगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे। ये कितना, ये एंगल कितना था, ये अल्फा था, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई इस पॉइंट का, इसको बोल देते हैं हम ई पॉइंट, इसको बोल देते हैं सी पॉइंट, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड पता है, दिस इज नोन दैट दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, बी के बराबर है, ठीक। अब मुझे छोटा वाला ट्रायंगल देखने दो बस, यहाँ पर बी का एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। अगर ये थीटा बन रहा है तो फिर अगर मुझे पाइथागोरस आता है तो साइन ऑफ थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर, दैट इज सीई, सीई अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज बीसी। तो मैं लिख सकता हूं कि सीई या ईसी की वैल्यू किसके बराबर बराबर है, बताओ, बीसी साइन थीटा, है ना, है ना, दैट इज इक्वल टू बी साइन थीटा, कोई दिक्कत। और ये क्या है, ये बी कॉस थीटा, कॉस थीटा लेके कर लेंगे, हो जाएगा ना। तो इसके लिए तो एक्सपर्ट हो गए हो, तो फटाफट क्या कर दिया, अब अल्फा के लिए निकालना है, tan अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल कहां बन रहा है, एंगल 90 कहां बन रहा है, ई पर, ठीक है। क्लियर हो गया। गलती क्या हुई देखो, गलती मुझसे भी हुई है, ऐसा नहीं कि मुझसे नहीं हुई है, ठीक है। मुझसे क्या गलती, मैंने यहाँ पर ले लिया, अब मैं दोबारा से बनाऊंगा, इस बार क्लियर हो जाएगा। देखो अब ए को लेके चलना है, मैं मिटाऊंगा, कुछ चीजें मिटा दूंगा, क्या मिटा दूंगा, ये सब मिटा दूंगा, ठीक है। जब मैं ये सब मिटा दूंगा तो आपको दिखने लगेगा, ये सब मिटा सकता हूं मैं, ठीक, ठीक है। देखना अब हमें चाहिए बीटा, बीटा चाहिए ना, तो बीटा के लिए देखो, ठीक, बीटा के लिए देखो जब से, ये तुम्हारा क्या हो गया, ए वेक्टर, ये क्या हो गया तुम्हारा बी वेक्टर, ये तुम्हारा मेन वेक्टर हो गया, बेस वेक्टर हो गया, ठीक। किसको उठा के लेके जा रहे हैं, इसको लेके जा रहे हैं, ठीक है, ठीक। ये क्या था, सी पॉइंट था ना, सी पॉइंट, एंगल कहां बना था, ये एंगल क्या था, बीटा, क्लियर हो गया, गलती नहीं दिखी अभी भी, अब दिखेगी। अब ये जो एक्सटेंड कर रहे हैं तो इसको एक्सटेंड करेंगे और यहां से ये परपेंडिकुलर बनेगा,
हाँ नहीं दिखा? दिख गया ना? जो बेस वेक्टर है उसको एक्सटेंड करना होता है ना। अब हम ऐसे ऐसे बनाओ तो ऐसे लग रहा है कि सीधा सीधा थोड़े ना है, ये तो आगे की तरफ निकला हुआ है ना, ये पैरेललोग्राम है, तो ये सी का शैडो तो ऐसे नहीं बना सकते ना, तो एक्सटेंड करेंगे देन वी विल गेट 90 डिग्री, ठीक है। एंड दिस एंगल इज नॉट 90, ये तो 90 नहीं है ना, तो 90 बनेगा ना, तो 90 बनेगा तो 90 तो यहाँ बनेगा ना। ये पॉइंट क्या था मेरा, डी लिया था ना मैंने पॉइंट, तो ये क्या बन जाएगा, एफ हो गया मेरा पॉइंट, ठीक है। आप ध्यान से देखना, अब तुम्हें आ जाए, अब तुम खुद कर लो, ठीक। ये एंगल कितना होगा, ये थीटा ही होगा सर, क्यों, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल है सर, है ना, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। ये दोनों पहले, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यहाँ पर तो ए है, अब इसका भी फिर से करेंगे सेम काम, तो थीटा के सामने ये क्या बन जाएगा, ए साइन थीटा, और यहाँ क्या बन जाएगा, ये एफ डी, ए कॉस बीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, बीटा के साथ लगी हुई साइड बेस, बी प्लस ए कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर। कितने तेज हैं आप लोग, यस यू कैन डू इट। समझ में आया? नहीं अच्छा है, कर ले, समझ गए ना, ठीक है। एक बार में नहीं आता, इतना आसान भी नहीं है, ठीक है, ठीक करो, नोट कर लें फटाफट। यही होता है, फिगर जो है इमेजिन नहीं कर पाते हैं, देखने में ऐसा लगा तो ऐसे ही बना दिया, ठीक। चलो आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखिए, ठीक है। ये सब मैंने ऑलरेडी प्रूव कर दिया, देखिए फिगर्स बने हुए हैं, ठीक। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लें। दो फोर्स दिए हुए हैं, मैग्नीट्यूड कितना है, 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, ठीक है। तो जाइए, आई थिंक थोड़ा सा ब्राइटनेस ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है क्वेश्चन, two forces of magnitude 3 Newton and 4 Newton respectively are acting on a body. Calculate the resultant force if the angle between them is. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसमें फर्स्ट पार्ट 0 डिग्री, तो फॉर्मूला आपको पता है ना, दो वेक्टर का क्या है, फोर्स बोला तो वेक्टर क्वांटिटी है, सिर्फ क्या बोला है, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो फॉर्मूला एक ही लगना है, कौन सा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर हो गया, फॉर केस नंबर 1 वेयर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन r will be equal to अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 into 3 into 4 into cos ऑफ 0, cos 0 नहीं पता होगा तो बता देते हैं, cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, cos 180 -1 होता है, ठीक है। सारे आंसर्स मैंने बता दिए, आंसर तो बता दो इसका, 9 + 16 + 24 कितना आएगा, 9 + 16 कितना होता है, 25 होता है, 39 होता है, सर कितना, 9 + 16 25 होता है, प्लस 24 49 होता है, बस ये इसका आंसर है, 7 आएगा, थीटा इज इक्वल, हाँ ठीक है, अब रूट तो इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। थीटा 180 क्या हो जाएगा, r will be equal to अंडर रूट, फिर से तो मैं सीधे इसको 25 लिख दूं, प्लस 12 into -1 लिख दूं, ठीक है। देखो ना, 2 into 3 into 4 cos 180 कितना होता है, -1, तो 25 - 12 कितना आएगा, 30 रूट 13, इसका भी कंप्लीट स्क्वायर होता होगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका 13 का 13 क्या होता है, प्राइम होता है कि नॉन प्राइम, प्राइम नंबर होता है, तो उसका कंप्लीट स्क्वायर एग्जिस्ट करेगा, नहीं होगा, तो टाइम क्यों वेस्ट करा। थर्ड थीटा इज इक्वल टू 90, r क्या हो जाएगा, अंडर रूट, अब देखो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25 प्लस 2 into 12, एक गलती हो गई शायद मुझसे भयंकर गलती हो गई, यहाँ 24 था, कोई बात नहीं, और ये क्या जाता है, यहाँ आ जाएगा +1 आ जाएगा, आंसर क्या आएगा, +1, ठीक है। यहाँ पर इनटू में cos 90 होगा, cos 90 क्या होता है 0,
इसका आंसर क्या आएगा अंडर रूट 25 आंसर क्या आया 5 ठीक है नेक्स्ट टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट ठीक है इक्वल मैग्नीट्यूड बोल दिया ठीक है मैग्नीट्यूड इक्वल बोला डायरेक्शन मैंने सेम नहीं बोली है तो इक्वल वेक्टर रट मत जाना तुरंत ठीक इक्वल वेक्टर कब होता था जब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम होते थे एंगल बता दिया थीटा ऑलरेडी दिया हुआ दोनों के बीच में कितना है 60 फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट वेक्टर एंड इट्स एंगल फ्रॉम द वन ऑफ द वेक्टर मतलब क्या कह रहे पता है अल्फा निकालो ठीक है रिजल्टेंट का एंगल का मतलब अल्फा रिजल्टेंट का एंगल किसी भी बेस वेक्टर या फिर किसी एक वेक्टर की बात कह दी ना तो चाहे ए से निकाल लो चाहे बी से निकाल लो बी से निकालो कोई बीटा निकल जाएगा और वैसे अल्फा निकल जाएगा तो अल्फा आप निकाल सकते हैं आसानी से इसका आंसर क्या हो जाएगा आर वेक्टर विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं अभी ना हम लोग तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 into 5 into 5 into cos 60 cos 60 क्या होता है फंस गए सर 1/√2 1/√2 हाँ 1/√2 होता है और क्या क्या होता है और √3/2 क्या होता है सर √3/2 बेटा अगर हम ये भी बता देंगे तो बचेगा क्या भूल गए सर तो क्या करना चाहिए मुझे भूल गए तो मानना चाहिए बुक खोल लो देख लो जब कॉन्फिडेंट हो जाना तब बता देना सर cos 60 बस आज ही बताना है ठीक है cos 60 का 1/2 होता है ठीक है कॉन्फिडेंट है ना 1/2 पक्का लॉक कर दे लॉक कर दिया और 7 करोड़ रुपए 7 करोड़ रुपए दे चाहिए तुम्हें 25 क्या आ जाएगा अंडर रूट इसका भी कंप्लीट स्क्वायर होता है इसका नहीं होगा क्यों नहीं होगा अच्छा हाँ 5 से ये घट सकता है हम्म 25 टू दा नहीं होगा लेकिन इसका होगा इतना मुझे नहीं होगा लेकिन रीजन नहीं पता अरे सर मतलब कि इतना पता है कि 5 से घटेगा और 25 टू दा 75 होता है अच्छा और नहीं गलत बताया मैंने और नहीं आप लोग कुछ नहीं बोलोगे 3 आएगा 25 3 होगा एंगल कितना होगा एंगल निकालो तो tan अल्फा इज इक्वल टू कैसे क्या था तुम्हें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर एक्सटेंड करना पड़ेगा ना बेस वेक्टर को परपेंडिकुलर ऑन बेस है ना ये क्या बनेगा b sin थीटा ठीक है प्लस b cos थीटा ठीक है ये बन जाएगा b sin थीटा ये क्या बन जाएगा b cos और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है 5 प्लस b cos थीटा b की वैल्यू कितनी है वही 5 ही है 5 और cos 60 कितना हो जाएगा 5/2 हाँ हाँ Yes. तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी बन जाएगी बताओ अगर ये O है ये A है ये इसको B बोल देता हूँ ठीक है इसको A बोल देता हूँ इसको C बोल देता हूँ ठीक है नाराज ना होना OB कितना हो जाएगा 5 प्लस B cos थीटा मतलब cos 60 that is equal to 5 plus 5/2 that is equal to 15/2 सही किया मैंने एंड B cos थीटा B sin थीटा क्या हो जाएगा b sin थीटा b sin थीटा हो जाएगा आपका देखो ये परपेंडिकुलर है ना तो b sin थीटा हो जाएगा 5 into √3/2 5√3/2 ठीक क्या ठीक तो tan अल्फा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर कितना है b sin थीटा दैट इज इक्वल टू 5√3/2 डिवाइडेड बाय 15/2 2 कट जाएगा है ना क्या आ गया √3/3 5 3 जा 15 कुछ गलत कर दिया दैट इज इक्वल टू अगर इसको रैशनलाइज करें तो क्या आ जाएगा बताओ 1/, अरे ये तो मिल गया tan अल्फा की वैल्यू 1/√3 कब होती है when अल्फा इज इक्वल टू एंड किस एंगल पे होती है अभी भी अगर आपको कंफर्म पक्का जब कॉन्फिडेंट हो जाए तब बताना सर आपने क्वेश्चन क्या पूछा मैंने पूछा कि tan की कौन सी है 30 होता है 30 होता है tan 30 पे होता है अरे सर क्वेश्चन
बता तो रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि अल्फा की कौन सी वैल्यू पर, ये चीटिंग कर करके बता सर रहे हैं। मैंने एक्चुअली बताया तो फिर आप लेकिन आप मैंने क्या बोला, कॉन्फिडेंट हो जाओ सर मैं थी जब आप बोल दिए तो फिर मुझे लगा गलत बात है। तो अल्फा वैल्यू 30 जब होती है, बहुत सिंपल तरीका, अगर कभी भी भूल जाओ ना, मैंने क्या सिखाया था कि साइन जब भी tan थीटा की वैल्यू निकालनी, साइन थीटा अपन cos थीटा कर लो, तो sin 30 1/2 होता है, cos 30 √3/2 होता है, तो 2 2 कट जाएगा, बचेगा 1/√3। अरे हो गया। इससे अच्छा तो याद ही याद हमेशा करने के बाद भी नहीं बता पाते, अगर साइन भी याद है तो उससे भी आंसर आ जाएगा। सो फॉर एंगल, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, अल्फा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/√3, या फिर इसको लिख सकते हैं 30 डिग्री। ठीक है, अल्फा कितना आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ बोलते रहो। अच्छा तो बीटा बताओ। सर एक बात बताइए, ये 5 तुम लोग बीटा करो, बीटा सर, ये दिखाओ। 5 + 5 15 कैसे? लो बीटा दिखाएं, ये हो गया तेरा बीटा। सर आया ना 16 हाँ वो पूरा एंगल है बेटा, ध्यान से नहीं देखोगे ना तो पक्का मार खाओगे किसी दिन किसी टीचर से। मैं तो नहीं मारूंगा। सर जब वो 30 है तो वो 30 जाएगा। पक्का कैसे कह सकते हो? सर 60 क्योंकि 60 को तो उसमें अगर वो देखिए वो इसको क्या बोलते 60 हैं, - 30 इसको क्या बोलते हैं, एंगल है। रिजल्टेंट बेटा, रिजल्टेंट बोलते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट, a vector a and b makes an angle 20 डिग्री। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखो, एक and 110 डिग्री, ठीक है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली विद x एक्सिस। किससे बना रहे हैं? आराम से क्वेश्चन करोगे तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाओगे। The magnitude of these vector are 5 मीटर and 12 मीटर। तो मतलब a वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है मुझे and b वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, ठीक है। रिजल्टेंट निकालना है हमको, ठीक है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए एक मिनट, सॉरी, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, अब वेक्टर a एंड b क्या बता रहे हैं, एंगल कितना बन रहा है, एक का बन रहा है 20 डिग्री किससे, x एक्सिस से, और एक का बन रहा है 110 डिग्री किससे, x एक्सिस से। दोनों का एंगल दिया हुआ, यहाँ कंफ्यूजिंग है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस कंफ्यूज कहाँ कर रहे हैं आपको, यहाँ फंसा रहे हैं, है ना। x एक्सिस बोल के आप सोचोगे इन दोनों के बीच का एंगल है, गलत हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स आर, दोनों का मैग्नीट्यूड दिया है, मतलब हमें पता है कितनी इसकी लेंथ कितनी होगी। देखो इसीलिए मैंने क्या सिखाया था, जो लेंथ ऑफ वेक्टर होती है वो एक्चुअली मैग्नीट्यूड होता है उसका। छोटी लेंथ क्यों, 5 मीटर का था, देखो बड़ी लेंथ क्यों, क्योंकि 12 मीटर का था, ठीक है, सिंपल था ना। अच्छा देखो ध्यान से, अगर मैं कह रहा हूँ 110 डिग्री फ्रॉम द x एक्सिस, तो इसके बीच का एंगल निकालना कितना आसान था, 110 - 20 कर दें, है ना, 20 तो एक्स्ट्रा है, तो 110 - 20 कितना होता है बताइए, 90। काम खत्म, ये क्या मिल गया तुमको, थीटा मिल गया, है ना, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रिजल्टेंट निकालना था तो हम लोग क्या चाहिए था, a² + b² + 2ab cos थीटा चाहिए, थीटा ही चाहिए था। कंफ्यूज कहाँ कर रहे हैं, देख रहे हो, क्वेश्चन में दम नहीं था, दिखने में डरावना, दिखने में ऐसा है कि बहुत कठिन है, लेकिन है नहीं क्वेश्चन कठिन। तो r विल बी इक्वल टू √a² कितना हो जाएगा, a कितना है 5, b कितना है 12 प्लस 2 × 5 × 12 × cos। इसको लिख भी रहे हैं सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए, जब आप सीख जाओगे, जब हाँ आपको, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा, तो आप खुद ही नहीं लिखेंगे। cos 90 क्या होता है 0, तो ये टर्म पूरा का पूरा, तो r कितना हो जाएगा 25 प्लस 144 is equal to 1/169, that is 30। yes, ठीक है, ये इसका आंसर है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, और क्या सीखेंगे, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर सीखेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट, ठीक। और एक और चीज पढ़ाऊंगा मैं आपको, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, मतलब i j k के फॉर्म में कैसे लिखते हैं किसी वेक्टर को, वो सीखेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।